नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के फेसबुक लाइव में। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर क्रीड़ा तंत्र एकेडमी द्वारा एक विशेष फेसबुक लाइव का आयोजन किया गया है। दोस्तों, पूरे विश्व के दूसरे देशों में समाज की न्यूनतम इकाई व्यक्ति माना गया है, लेकिन अगर बात करें भारत की, तो भारत के अंदर समाज की न्यूनतम इकाई परिवार माना गया है। और वसुधैव कुटुंबकम जैसा मंत्र भी भारत ने ही दुनिया को दिया है, और न सिर्फ मंत्र दिया बल्कि भारत ने अपने व्यवहार से ये प्रतीत भी किया है कि हम पूरे विश्व का एक परिवार मानते हैं। तो परिवार को समझना, परिवार को सब भारत से अधिक किसी ने समझा नहीं। तो आज के दिन हमने फेसबुक लाइव का आयोजन किया है और विषय रहने वाला है माई होम द फर्स्ट स्कूल, यानी घर ही विद्यालय। इस विषय पे आज व्याख्यान रहने वाला है। आज जो विषय रखने वाले हैं उनका परिचय करा देता हूँ। श्री तुषार भाई मिस्त्री। तुषार भाई मिस्त्री का निवास नडियाद गुजरात में। आप उच्चतर माध्यमिक शिक्षक है। संघ दृष्टि आप तृतीय वर्ष शिक्षित है तथा वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुजरात प्रांत के कुटुंब प्रबंधन कार्यकारी सदस्य है। तुषार जी, आपका स्वागत है हमारे क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के फेसबुक लाइव में। और आप जी, तुषार जी अपना विषय रखें उसके पहले दर्शकों के लिए एक सूचना मैं देना चाहता हूँ। जैसे इनका व्याख्यान चालू रहेगा उस दरमियान इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे व्याख्यान पूरा होगा उसके बाद 15 से 20 मिनट तक प्रश्नकाल रहेगा, तो आपका प्रश्न लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो विषय भले चालू रहे, आप कमेंट में लिख सकते हैं प्रश्न, वो प्रश्न मैं नोट डाउन करूंगा। तो तुषार जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आज का विषय रखने के लिए। अच्छा, धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व परिवार दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 1993 में यूनाइटेड नेशन एंड यूनिवर्सल पीस यूएन की जनरल सभा में एक ठराव पास करके ये विश्व परिवार दिवस का तय किया गया था। आज एक और दिन है, क्रांतिकारी सुखदेव का जन्मदिन भी है। मेरे इस प्रवचन में उसका एक प्रसंग भी कहने वाला हूँ। और आज भारतीय वृक्ष दिवस, जो हम पर्यावरण में को बचाने के लिए, भारतीय वृक्ष आज बहुत कम दिखाई देते हैं। तो आज भारतीय वृक्ष दिवस पर हम भारतीय वृक्ष लगाने की सोचे, ऐसा हम करेंगे। आज का विषय तो आपने बता दिया। वैसे हमारी एक कुटुंब व्यवस्था है, एक कुटुंब व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था है, और इसीलिए कुटुंब व्यवस्था के कारण हमारी ये भारतीय संस्कृति अभी तक टिकी हुई है। वैसे विदेशों में कई संस्कृतियां नष्ट हो गई या तो नष्ट होने के कगार पर है, लेकिन भारत में इतने विदेशी आक्रमण होने पर भी हमारी ये संस्कृति टिकी है। इसका एक कारण ये है कि भारत में कुटुंब व्यवस्था, और ये प्राचीन कुटुंब व्यवस्था इसीलिए हम शिव परिवार को जानते हैं। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, और ये सबके वाहन, भगवान शिव शंकर के नंदी, माता पार्वती का वाघ, और गणपति का चूहा, कार्तिकेय का मोर, ये सब वाहन जो है उसका स्वभाव और प्रकृति अलग अलग है। देखा जाए तो एक दूसरे का दुश्मन है, तब भी ये सभी एक परिवार के हिसाब से साथ में रहते और एक दूसरे से साथ सामंजस्य बनाकर एक परिवार में रहते थे। इससे यह सीखना है कि हमें भी परिवार में जो भी सदस्य है उसका स्वभाव अलग होगा, उसका विचार अलग होगा, तब भी हमें सामंजस्य बनाकर एक साथ में रहना। हमारे जो ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है,
अभी अभी आपने टीवी पे दिखा है इसका सीरियल। तो उसकी जो कथा है वो कथा भी कुटुंब कथा है, और ये दोनों ग्रंथ है, इसमें से कुछ बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। और ये हमारी ये कुटुंब व्यवस्था है शाश्वत है। यानी पहले तो हम सभी साथ में रहते थे, दादा दादी, काका काकी, माता पिता, बच्चे, कुटुंब हमारे छोटे होने लगे। कुटुंब व्यवस्था हमारी शाश्वत है इसीलिए कि रसोई घर में पहले हम लकड़ी के से चूल्हा जलाते थे, धुआं होता था। आज हम जी आप म्यूट हो गए थे। और अब भी दाल चोखी की बनती है। तो वैसे हमारी परिवार व्यवस्था ये शाश्वत है। आज ये परिवार व्यवस्था टूटने के कगार पर हमें दिखाई देती है, क्योंकि हमारे व्यवसाय, अभ्यास के कारण परिवार को दूर दूर तक रहना होता है। इसीलिए माता हरिओम, 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 हरिओम। जी आपका तुषार भाई, आपका बार बार म्यूट हो रहा है, एक बार जरा देखते रहिएगा। हरिओम। हाँ, सुनाई देता है। हाँ हाँ, अभी आ रही है आवाज। हाँ, हरिओम। हरिओम, हरिओम, आ रही आवाज आ रही हाँ, है। माता पिता दोनों। हाँ। हाँ, माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, तो बालक किसके पास रहे वो भी एक समस्या अभी हो गई है। तो इसी वातावरण में बच्चे का शिक्षण, इसकी शिक्षा कैसी हो, इसकी भी चिंता रहती है। और इसीलिए बच्चे को हम 2, 3 और 2.5 साल के होते हुए हम विद्यालय में रखते। हम ऐसा मानने लगे हैं कि शिक्षण तो कहाँ मिलेगा, तो विद्यालय में ही मिलेगा। और विद्यालय में मिलेगा, और विद्यालय में जो शिक्षक है वो बच्चे को क्लासरूम से बाहर, बच्चे को जाके वो खिलाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये तो इतना संकुचित पढ़ाओ, और पाठ्य पुस्तक में से तो कुछ कहा, तो कि जो परीक्षा में पूछने वाला है वो पढ़ाना चाहिए। तो ऐसा हमारा संकुचित विचार होता जा रहा है। मूल बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ गर्भाधान से ही होता है, और गर्भाधान के समय माता का जो आचरण होता है, जो संवेदनाएं होती है, घर का वातावरण होता है, इसी हिसाब से बच्चे में संस्कार पड़ता है। ये हमने पहले भी सुना होगा, और इतिहास में भी हमारे अभिमन्यु का उदाहरण है, तो हमने महाभारत में देखा होगा
तो गर्भाधान से ही बच्चे का शिक्षण शुरू होता है, इसीलिए माता प्रथम गुरु, माता ये प्रथम गुरु है। माता जो गर्भावस्था के दौरान जो जो, जो सुनती है, तुषार जी से संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने का प्रयत्न करते हैं। आप बने रहिएगा फेसबुक लाइव में।
नमस्कार। नेटवर्क के कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं फिर से उन्हें कनेक्ट करने के लिए तुषार भाई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के ऊपर आज क्रीड़ा तंत्र एकेडमी का विशेष फेसबुक लाइव का आयोजन किया गया है। इस विषय में भारत के अंदर परिवार की क्या व्यवस्था रही है परंपरागत, इस विषय पे हमारे साथ में तुषार जी बात कर रहे थे। अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है उनसे नेटवर्क की वजह से। जल्दी से जल्दी उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। तब तक जो विषय उन्होंने बताया उस विषय को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। किस तरह से भारत के अंदर पूरे जन जानवर जंगल सहित सबको अपना परिवार माना जाता है और बच्चे के लिए घर ही परिवार ही उसका पहला विद्यालय होता है। बच्चे के संस्कार, बच्चे का विकास घर से चालू होता है। अभी तो घर से नहीं बल्कि गर्भ के दौरान ही उसको संस्कार मिलना चालू हो जाता है। इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने अभिमन्यु की भी कथा बताई। तो ऐसे अनेक जुड़े जो प्रश्न हैं इनके व्याख्यान के बाद में वो भी लिए जाएंगे। तब तक आप अपना प्रश्न इस विषय से जुड़े कमेंट में डाल सकते हैं। आपके प्रश्न का भी निराकरण किया जाएगा व्याख्यान के बाद में। कुछ ही क्षणों में वो हमसे कनेक्ट होंगे फिर से। हाँ, हो गया। जी जी। तुषार जी, पिछले 5 मिनट से आप कनेक्ट नहीं थे, तो जो विषय आलोक जी, एक बार आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा विषय। जी तुषार जी कंटिन्यू करिए आप। आवाज आ रही है आपको? आलोक जी, जी जी। हाँ, आपको आवाज आ हाँ, रही है तुषार जी? सुनाई देता है? हाँ हाँ, आपकी हाँ, आवाज आ रही। रही है। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू करिए आप। हरिओम। 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 हाँ, हरिओम, ठीक है। हरिओम। हाँ, आवाज ठीक है। हाँ जी, हाँ, सुनाई देता है? कंटिन्यू कंटिन्यू करिए। हाँ, पूरी आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो हमारे परिवार में 4 आयु गट के लोग रहते हैं। उनको हम हमारी संस्कृति के 4 आश्रम से साल के तक जो बच्चे हैं और युवान है, किशोर है, किशोरी है, उसको ब्रह्मचारी श्रम के साथ जोड़ सकता है। उसका काम क्या है? तो विद्याभ्यास करना उसका काम है। इसके बाद जो घर चलाते हैं, जिसकी जिम्मेवारी, जिनका दायित्व घर चलाने में है, वो है गृहस्थ आश्रम। और ये श्रेष्ठ आश्रम है। वो बड़ों का भी ध्यान रखते हैं और बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। और तीसरा है
जिनको घर चलाने का अनुभव हो गया है और अपने हिसाब से जी रहे हो और अब सामाजिक काम में जुटने वाले हैं, तो जुड़ना चाहिए ऐसे 50 साल के ऊपर से, और रिटायरमेंट की जो उम्र है 58-60, इसके ऊपर के सभी वो वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में आते हैं। तो ऐसे 4 आयु घट के लोग हमारे परिवार में रहते हैं और सभी का मान सम्मान परिवार में रहे, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और इसी हिसाब से परिवार में वातावरण शुद्ध रहे और सबका मान सम्मान बना रहे, वो सीखना पड़ता है। इसीलिए जो किशोर किशोरी या 10 साल के बच्चे का जो शिक्षा होता है, उनमें 4 प्रकार के संयम उनको सिखाने पड़ता है। वही पिता का काम है, इसीलिए पिता ये दूसरे गुरु है। अब इस उम्र के बच्चे को मन की शिक्षा देनी पड़ती है, यानी अनुशासन, शिस्त, नियम, संयम, ये सभी उसको सिखाना पड़ता है। इनमें से संयम जो है 4 प्रकार के खास करके बच्चे को सिखाना पड़ता है। ये संयम है वाणी संयम, अर्थ संयम, स्वाद संयम और समय संयम। इसमें जो वाणी संयम है, तो इस उम्र के बच्चे को कैसे बोलना, कैसा बोलना, घर आए मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना, अपने घर में रहते हुए वडीलों के साथ कैसे बातचीत करना, छोटों के साथ कैसे बातचीत करना, ये सभी का वाणी संयम उसको सिखाना पड़ता है। स्वाद संयम, इस उम्र के बच्चे घर में कुछ सब्जी बनाई जाती है तो खाते नहीं है, बोलता है, तो माँ उसका विकल्प देती है, क्या मैगी बना दूं, पास्ता बना दूं, तो बच्चे को पसंद आता है और माँ को भी पसंद आता है। इससे क्या होता है कि बच्चे वो सब्जी खाना सीखता ही नहीं। तो इस उम्र के बच्चे को स्वाद संयम भी सिखाना चाहिए। समय संयम, इस उम्र में समय संयम का ध्यान रखना पड़ता है। कब उठना, स्कूल जाना, खेलने जाना, टीवी देखना, होमवर्क करना, ये सभी का समय का आयोजन इस उम्र में बच्चे सीखे, ये सिखाने का काम घर के सदस्यों का होता है। और एक है अर्थ संयम। तो अर्थ संयम यानी कि बच्चे का जो, अब बच्चे बाहर जाते हैं, अपने मित्रों को मिलते हैं, स्कूल में कोई ना कोई वस्तु देखते हैं, टीवी में जो जाहिरात ऐड आती है उसमें कुछ देखते हैं, तो उनका मन उसको खरीदने का करता है। तो क्या जो वस्तु का मन करे वो खरीदना चाहिए, वो अपनी जरूरियात है या नहीं, उसका संयम उसमें होना चाहिए। तो ऐसे 4 प्रकार के संयम बच्चे को हम सिखा सकते हैं। इसी तरह आजकल मोबाइल आ गया है घर में, पहले तो सिर्फ टीवी था, तो टीवी में भी क्या देखना क्या नहीं देखना, उसका विवेक घर के सदस्यों में भी और बच्चों में भी होना चाहिए। तो टीवी में कई प्रकार की सीरियल्स ऐसी आती है जिनमें बड़े बड़े भवन रहते हैं, अच्छे कपड़े
रहते हैं, पर घर के सदस्यों के बीच वैर, वमनस्य, द्वेष, ईर्षा ऐसे गुणों से भरी हुई कहानी इस सीरियल में दिखाई जाती है। तो घर के सदस्य इसे देखते हैं तो इसके जैसा विचार आने लगता है। तो क्या देखना और क्या नहीं देखना, जब बच्चा समझदार होता है तब से लेकर कई प्रकार के बलात्कार, खूनामर्गी वो बच्चे टीवी पर देखते हैं, तो इनकी खराब असर उसके मन में रहती है। तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। अब तो हाथ में मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल के कारण बच्चे में एक तो गेम खेलने का आदत पड़ जाता है। इसके और आगे जाए तो अब तो स्कूलों में भी होमवर्क मोबाइल से देना आरंभ हो गया है। तो क्या होता है कि हमें लाचारी वश बच्चे को मोबाइल देना पड़ता है। तो इसमें क्या देखते हैं, क्या नहीं देखना चाहिए, वो बच्चे को सिखाना पड़ता है। इसका एक घटना, सत्य घटना है कि एक 13 साल की लड़की, उनको स्कूल में होमवर्क दिया। घर के माता पिता दोनों नौकरी करते थे, इसीलिए वो घर में नहीं थे, तो उनको होमवर्क करना जरूरी था। इसीलिए वो पड़ोस में एक महिला के पास जाती है और मोबाइल मांगती है। होमवर्क करने के कारण वो महिला मोबाइल दे देती है। बच्ची मोबाइल लाके उनका होमवर्क करती है और वो मोबाइल वापस दे आती है। जब वो महिला ने अपना मोबाइल देखा तो उनमें कुछ न देखने लायक लगा। उनको इसने उनको पति को बोला कि बच्ची मोबाइल ले गई थी, तो इसमें ऐसा ऐसा दिखता है। तो पति ने और वो महिला ने लड़की को बोला और कहाँ सीखा? तो बच्ची बोली कि मेरी माँ के मोबाइल में सब दिखता है, इसीलिए मैं आपके मोबाइल में भी देखा। तो इस घटना से हमें समझ में आता है कि बड़ों को भी विवेक में रहना चाहिए। तो ऐसे तो कई घटनाएं होती होगी। किशोर किशोरी के हाथ में जब मोबाइल होता है तो माँ बाप उसे पूछ भी नहीं सकते कि तू क्या कर रहा है। ऐसी व्यवस्था आजकल के माता पिता की हो गई है, और इसीलिए घर में धार्मिक वातावरण, शुद्ध और सात्विक वातावरण बना रहे, इसके जिम्मेवारी भी घर के सभ्यों की होनी चाहिए। घर के सभ्यों का आचरण भी अच्छा रहना चाहिए, तब भी बच्चे उसे देखकर वो सीख सकते हैं। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके किशोर अवस्था में 13-14 साल के वो थे, तब वो अपने घर की छत पे गए। तो जैसे ही घर की छत पे गए तो छत के ऊपर से सामने वाली घर की खिड़की दिखाई देती थी। खिड़की खुली थी। जैसे ही वो उनकी नजर खिड़की पर पड़ी तो तो उस घर में एक युवती कपड़ा बदल रही थी। जैसे ही दीनदयाल जी ने वो देखा, तुरंत वो वापस नीचे आ गए और बेचैन हो गए कि मैंने क्या देख लिया। रात भर उनको नींद नहीं आई। उनको लगा कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। तो इस उम्र में भी इसकी ऐसी सभानता उनमें थी, तो उनको प्रायश्चित करना निश्चित कर लिया। और दूसरे दिन
पूरे दिन भूखा रहकर उपवास करके उसका प्रायश्चित किया। जब घर में ऐसा धार्मिक व सात्विक शुद्ध वातावरण रहता है तभी बच्चे ऐसा सीख सकते हैं। इसी तरह बच्चे को टीवी में और मोबाइल में क्या देखना क्या नहीं देखना, वो इसका विवेक वो सिखाना चाहिए। इसी तरह मातृभाषा का उपयोग, आजकल क्या होता है कि हम अंग्रेजी सबको बच्चे को आ जाए और बड़ा होशियार हो जाए, ऐसा एक क्रेज चल रहा है। और इसीलिए खास करके हम अंग्रेजी बच्चे को पढ़ाते हैं। इसके कारण भाषा को अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में हमारी मातृभाषा का भोग देता है। इसीलिए कई कई घरों में क्या सुनाई देता है कि बच्चों के बोलते हैं कि जल्दी जल्दी ईटिंग कर लो नहीं तो डॉकी आएगा, चलो स्लीप हो जाओ, वहां सीट वहां सीट। तो ऐसे कई वाक्यों हम हमारी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शब्दों के साथ सुनाई देते हैं, तो हमारी मातृभाषा को हम मार डालते हैं। वहां बच्चा नहीं पूरा अंग्रेजी सीख सकता और नहीं मातृभाषा सीख सकता। तो हमारे मातृभाषा का गर्व हम में भी हो। और एक संत पर मनोहर उदास का जो होस्ट है और कई भाषाओं में गजल आप गाते हैं, तो अपनी मातृभाषा के प्रति आपका क्या ख्याल है? तो मनोहर उदास ने कहा कि ये इसका जवाब मैं एक उदाहरण से देना चाहता हूँ। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि रसिया में एक माँ और बेटा दोनों रहते थे। बेटा बड़ा हुआ और उच्च शिक्षा के लिए माँ ने उसको फ्रांस में पढ़ने को भेजा। 1 साल हुए, माँ इंतजार करती रही कि बच्चा कब आएगा। 2 साल हुए, 3 साल हुए, 5 साल के बाद उसका बेटा का मित्र एक पत्र लेकर आया और ये बेटे की माँ को दिया। तो पहले जब पत्र हाथ में आया तो माँ ने उसके मित्र को पूछा कि पत्र फ्रेंच में लिखा है या रशियन में? तो मित्र ने कहा फ्रेंच में लिखा है। तो बिना पढ़े हुए एक पत्र को माँ ने फाड़ दिया। तो मित्र ने पूछा क्यों फाड़ दिया? तो कि रशियन में लिखा होता तो मैं पढ़ती। तो इतना गौरव अपनी मातृभाषा के प्रति होना चाहिए। अंग्रेजी सीखने का कोई ये नहीं है, सीखनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा के भोग से नहीं सीखनी चाहिए। तो ऐसे हमारी संस्कृति की, जैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा वो वाहक बने, ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारे त्योहार है, हमारे उत्सव है, इसकी क्या परंपरा है, उसकी वैज्ञानिक तर्क क्या है, वो सभी को बच्चे को सिखाना चाहिए। आजकल कई त्योहार और उत्सव विदेशी भी आ रहे हैं और बच्चे को इसकी दिनांक तारीख मालूम होती है, लेकिन
होली, दिवाली कब आती है उसको मालूम नहीं होता। हमारे भारत में, दक्षिण भारत में एक विद्वान है, उन्होंने एक चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा है। एक ग्रंथ में 2000 से ज्यादा उत्सव त्योहारों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो भारत में इतने ज्यादा वर्ष के दिन तो 365 होते हैं, लेकिन दो इतने उत्सव कम से कई मना। तो आज विश्व परिवार दिन के निमित्त हम संकल्प कर सकते हैं कि हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारे घर के बच्चे में अच्छा संस्कार हो, अच्छी शिक्षा मिले, और हम जैसा घर बनाना चाहते हैं, नंदन वन जैसा घर बनाने के लिए घर में प्रेम, विश्वास और आत्मीयता होनी चाहिए। ऐसा घर हम बना सकते हैं। तो ऐसा संकल्प आज के दिन हम करेंगे, इतना कहना मैं पर्याप्त समझता हूँ। अस्तु। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। कुछ समय की मर्यादा है, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो आपसे ले लेते हैं हम लोग। पहला, जैसे आपने बात किया स्वाद संयम का, समय संयम का। हाँ। तो स्वाद संयम तो ठीक है कि घर के अंदर पेरेंट्स उस पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बच्चे घर से अधिक बाहर व्यस्त होते हैं, ट्यूशन क्लासेस या अन्य किसी कार्य से। और जब घर में होते हैं तो अभी एक आजकल का चलन है कि छोटे छोटे बच्चों का भी एक सेपरेट रूम होने लगा है, उनकी अपनी एक प्राइवेसी हो गई है। तो ऐसे समय का संयम और स्वाद का संयम कैसे मेंटेन करें बच्चों का? स्वाद का संयम क्या है कि हम उसको विकल्प देना बंद कर दें। अब जब विकल्प देते हैं, मैगी बना दूं, पास्ता बना दूं, तो वो खुश हो जाते हैं। अगर उसको कोई सब्जी नहीं भाती है तो उसे ना खाए तो बैठे रहने दो। कितने घंटे तक वो बैठेगा, रोएगा, चिड़चिड़ाएगा, तो उसे वो करने दो। थोड़े घंटे होने के बाद वो उसको भूख इतनी लगेगी तो कुछ ना कुछ खा लेगा। जब वो सब्जी दूसरी बार बनेगी तब उसको लगेगा कि पहली बार जो बनी थी मैंने नहीं खाया, भूखा रहना पड़ा, तो थोड़ा वो खाने लगेगा। तो हम उसके पर दया न करते हुए उसको थोड़ा तपने दो, तो इसके हिसाब से वो खाने लगेगा। दूसरा है कि समूह भोजन, साथ में खाने से सभी प्रकार के वो व्यंजन बच्चे खाने सीखते हैं। इसीलिए समूह भोजन भी परिवार में अर्थ संयम का ना। हाँ, तो बच्चे को कौन सी चीज खरीदना है और कौन सी नहीं खरीदना है, तो इसीलिए हमें आवश्यक क्या है। वो एक स्कूल में वो इरेजर आता है, कई प्रकार के इरेजर आता है, उसमें सुगंध वाला भी आता है, तो बच्चे इसे देखकर खरीदने को मन करता है। तो हमें इसे समझाना चाहिए। तो इरेजर का काम क्या है, तो पहुंचना। तो सादा इरेजर से पहुंचता है, सुगंध वाला में भी पहुंचता है, लेकिन ये महंगा है। हमारी आवश्यकता इससे पूरी होती है, तो हम ये क्यों ना लें। तो इतना पैसा बचेगा तो हम दूसरी चीज खरीद सकते हैं।
तो ऐसी बातें करके उनसे हम समझा सकते हैं। जी। विषय है जैसे कि घर ही विद्यालय, लेकिन आजकल देखा जाए तो समय की इतनी व्यस्तता है कि अगर पेरेंट्स घर पे जब समय व्यतीत करेंगे तब तो बच्चे को कुछ भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो एक ये चैलेंज पेरेंट्स का ये भी है कि वो इतना समय उनके पास नहीं है, लाइफस्टाइल जो बदली है, तो उसमें वो कैसे इसका समाधान कर सकते हैं? हाँ, आजकल पेरेंट्स पति और पत्नी, माता और पिता दोनों को व्यवसाय और नौकरी करनी पड़ती है और करते हैं। इसके कारण बच्चे के पास समय निकालना कठिन होता है। तो बच्चे को क्वालिटी समय होना होगा। नौकरी और व्यवसाय के उपरांत का समय जो भी है वो सभी बच्चे के लिए रखना चाहिए। जी। आजकल नौकरी और व्यवसाय के उपरांत जो सामाजिक पार्टियां होती है या कार्यक्रम जी। होते हैं, इनमें कम जाकर उनको अवॉइड कर बच्चे को वो समय देना चाहिए। जी। जहाँ जी। रजा होती है, छुट्टी होती है, तो पूरा समय बच्चे के साथ बिताना चाहिए। जी। तो ऐसा करने से बच्चे को हम समय ज्यादा दे सकते हैं। जी। तो सर जी, जैसे अगर आजकल देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो पश्चिम का एक हमला हुआ हमारे सामाजिक जीवन पर, जिसके कारण अनेक ऐसी बातें जो आई जो शायद हमारे समाज में वो व्यवहारिक नहीं था। जैसे अलग अलग डे अगर आप देखें तो चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, ऐसे अनेक डे, जैसे आपने भी उल्लेख किया कि भारतीय त्योहार बच्चों को याद नहीं रहते, लेकिन अगर आप ये पूछे तो उनको पूरा डेट वाइज पता होगा कि कौन से दिन को चॉकलेट डे है, कौन से दिन को वैलेंटाइन डे है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, इस हाँ, पूरे विषय में? हाँ। ये जो पश्चिमी विचार के जो त्योहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं, वो एक विकृत मानसिकता है। वैसे मदर्स डे और फादर्स डे वो भारत में मनाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भारत में तो बच्चे माता पिता के साथ ही रहते हैं। पर जी। विदेश में क्या होता है कि 14-15 साल के बच्चे अपने माता पिता के से अलग होकर अपना करते हैं, और थोड़े सालों के बाद वो माता पिता से एक साल में 2-3 बार ही मिल सकते हैं। कई कई बच्चे तो माता पिता को मिल भी नहीं सकते। तो इस हिसाब से वहाँ फादर्स डे और मदर्स डे हो तो बच्चे एक साल में एक बार तो मिल सके, पर यहाँ जी। इसकी आवश्यकता नहीं। बाकी जो दिन है वो कॉलेजों में कई साल से चल रहे हैं। वो एक तो पश्चिमी विचार की जो हमारी संस्कृति पर आक्रमण है, इसके हिसाब से वो होता है। तो हमारे ऐसे किशोर किशोरियों का प्रशिक्षण करके उनमें एक क्यों नहीं करना चाहिए, अथवा तो इसके अलावा क्या करना चाहिए, वो हमें उसको समझाना पड़ेगा। तो ऐसे विविध प्रकार के देश सभी हमारे के काम के नहीं। वैसे आजकल जन्मदिन की जो उजवणी, जन्मदिन होते हैं, मनाए जाते हैं, उसके में भी विकृति आ गई। क्या जी। होता है कि रात 12 बजे वो जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, जी। आधी रात को फंक्शन रखते हैं। तो ऐसी विकृति हमारे समाज में आ गई है। बल्कि होना क्या चाहिए, तो हमारा जन्म होता है इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार राशि बनती है, और राशि के अनुसार हमारा नाम तय होता है। जी। तो हमें जन्म तारीख के अलावा जन्म तिथि याद रखनी चाहिए। और हमारी जो ये तिथि बनती है वो चंद्र की गति के आधार पर होती है।
यानी कि हमारा दिन कब शुरू होता है? तो पहले प्रहर में, सुबह में 4 बजे से पहले, रात के 5 बजे नहीं होता। तो ये आज की पीढ़ी को समझाना चाहिए। तो जन्मदिन बनाना हो तो तिथि अनुसार और सुबह में बनाना चाहिए। आजकल दूसरी एक जन्मदिन के ऊपर एक विकृति आई होती है कि 1-2 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोग या सगा संबंधी उनको गिफ्ट देते हैं। 2-3 साल तक तो बच्चे को बहुत समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो बड़ा होता है, 4-5 साल का हो जाता है, तब वो सोचने लगता है कि इसने कैसी गिफ्ट दी, और उनको पसंद है और वो इंतजार करते हैं। पर कुछ देने को, गौशाला हो, वहां जाकर दान देने की मानसिकता बना सकते हैं। केक काटने और मीणबत्ती जला और उसको फूंक मारकर बुझाने की जो संस्कृति है, इसके अलावा हम घर में यज्ञ कर सकते हैं, छू सकते हैं, और इतने दिए जलाकर हम जन्मदिन मना सकते हैं, ये कर सकते हैं। जी जी हाँ जी। आपके बात में तो सर जी मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि युवाओं में एक कुछ वर्षों से ऐसा देखा गया है, बर्थडे के दिन एक शब्द उपयोग होता है, बर्थडे बम। वो सारे दोस्त वो मिलके जन्मदिन के दिन वो दोस्त को मारते हैं। मैंने समाचार पढ़ा था 1 वर्ष पहले कि दोस्तों ने वो जिसका जन्मदिन था उसको इतना मारा कि उसकी मृत्यु तक हो गई। तो ऐसे सूरत का एक किस्सा है। जी जी जी। तो ऐसी विकृतियां भी बच्चों के अंदर ये पनप रही है, उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि घर के अंदर तो ठीक है, ये सब ज्यादा तो बाहर या फिर आप कहे मोबाइल, इंटरनेट, ये सब के माध्यम से उनके मस्तिष्क के अंदर ये सब चीजें आ रही है और उसको ट्रेंड मान रहे हैं वो लोग। हाँ, तो आजकल बच्चे इस उम्र में ऐसे ऐसे सब कुछ देखते हैं, और जो हमारी संस्कृति के जो सब पहलू है वो इस उम्र के बच्चे के पास पहुंचते नहीं है, तो देखते नहीं है। नहीं इंटरनेट से मिलता है और नहीं स्कूल कॉलेज में मिलता है, नहीं मंदिर में मिलता है, और आजकल दादा दादी हमारे घर में रहते नहीं है और नहीं घर से मिलते हैं। तो हमारी संस्कृति की बातें बच्चे को कौन बताएगा? तो ये बताने की आवश्यकता है। पहले से वो हम ऐसी संस्कृति की बातें हम बताएंगे कि जन्म तिथि, जन्म दिवस कैसे मनाए जाते हैं, तब वो करना छोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम बच्चे को ऐसी विकृत मानसिकता से बचा सकते हैं। और उसके आगे मैं 2 उत्सव का जिक्र करूंगा कि एक वैलेंटाइन डे और फ्रेंडशिप डे। तो ये दोनों पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के हिसाब से हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए आया है, ऐसा मैं समझता। तो लगभग फरवरी में जब वसंत ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु में होली धुलटी ये हमारा ऐसा त्योहार है कि सब एक दूसरे से मिलकर, या तो अगस्त महीने में आता है, इसी महीने में हमारे रक्षाबंधन। पहले क्या होता था कि भाई हो
ना हो या बहन ना हो, तो अड़ोस पड़ोस के भाई बहन रक्षा एक दूसरे को बांधते हो और भाई बहन कहते थे, और जी ये पवित्र संबंध वो जिंदगी भर निभाते थे। जी आजकल क्या हुआ कि फ्रेंडशिप डे आने पर वो भाई बहन का पवित्र बंधन का जो पवित्र है उसको कम हो गया है ये फ्रेंडशिप डे के कारण। तो इसीलिए इस उम्र के बच्चे को हमें इसका महत्व समझाने पर इसको हम कम किया जा सकता है। जी हाँ। जी। तुषार जी, आपने बात किया भाषा का, मातृभाषा का, लेकिन आजकल देखा जाए तो मातृभाषा वो भाषा रही नहीं जो बोली जाती थी। अगर आप शुद्ध हिंदी के कुछ आप शब्द प्रयोग करते हैं तो वो लोगों को कठिन लगता है समझना। और इसी में जैसे हिंदी को बड़े प्राउड से बोलते हैं, बहुत गर्व से बोलते हैं कि ये हिंदी नहीं, हम तो इंग्लिश बोलते हैं, या फिर मराठी नहीं, हम इंग्लिश बोलते हैं। यानी हिंदी को इंग्लिश के साथ मिला के हाँ। इंग्लिश, मराठी को इंग्लिश के साथ मिला के इंग्लिश। और बालक के अंदर बचपन से ही सिखाते हो, और अगर बच्चा अगर इंग्लिश बोल रहा है तो वो गर्व समझते हैं। और बच्चा तो छोड़िए, आप वो कुत्ते बिल्लियों को भी वो इंग्लिश ही सिखाते हैं, स्टैंड अप, सिट डाउन, ऐसा। तो बच्चे को वो कैसे हाँ। नहीं सिखाएंगे? तो हाँ। ये गर्व है कि ये कैसे कम करेंगे, ये समझाएंगे कैसे कि ये गलत चीज पे गर्व हो रहा है? इस- इसको तो घर घर के सदस्य हमका अपने मन को तैयार करना कि ये हमारी मातृभाषा है और उसको हमें जी गर्व से देखना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। घर में जो भी हमें बोले वो मातृ इस मीडियम में पढ़ते हो, उनका होमवर्क कराते समय हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन व्यवहार में हम मातृभाषा का प्रयोग ही करें, ऐसा संकल्प बड़े को करना पड़ेगा। ऐसा होगा जी तो इसका असर कम होगा। जी हाँ। जी जी। तो धन्यवाद तुषार जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, और इस विषय को बहुत अच्छी तरह से आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया ये विषय को। तो अभी समापन की तरफ मैं पहुंचता हूँ। आज का विषय विषय का शीर्षक था घर यही विद्यालय। तो दोस्तों, जैसे बहुत सारे ऐसे आपने अगर इतिहास में नजर डाले तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जो विद्यालय में कभी पहुंचे नहीं, फिर भी वो बहुत बड़े विद्वान हुए। तो इसका अर्थ यह है कि विद्यालय ही सब कुछ नहीं। अगर घर में उचित शिक्षा दी जाए, संस्कार दिया जाए, तो व्यक्ति जा सकता है, बहुत अच्छे कर्म कर सकता है। क्योंकि संस्कार से बड़ा शिक्षा कुछ नहीं हो सकता, और संस्कार घर के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता अगर घर पे न दिया जाए। साथ साथ आज के व्यस्त जीवन में अगर बच्चों का लालन पोषण ढंग से करना है तो नौकरी उपरांत अधिक से अधिक समय परिवार को देना पड़ेगा, बच्चों को देना पड़ेगा। नौकरी से आके जो पेरेंट्स मोबाइल में, टीवी में न्यूज देखते हैं, ये समय जो व्यतीत करते हैं, उससे अच्छा रहेगा अगर बच्चों के साथ में ये समय व्यतीत किया जाए। बच्चों का रिपोर्ट ले हम, बच्चे दिन में क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, उनका वर्तन कैसा हो रहा है, उनका विकास कैसा हो रहा है, यह लेना पड़ेगा अगर बच्चे का सही विकास करना है तो। तथा पश्चिमी से जो कुछ सभ्यताएं, पश्चिमी सभ्यताएं हमारे सामाजिक जीवन में आई, तो उन पे रोक लगाना पड़ेगा। भेड़ चाल की तरह बिना किसी चीज को सोचे समझे हमारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसे रोकना पड़ेगा। और उसे रोकने के लिए जरूरी है कि पहले हम समझे, तब जाके बच्चों को समझा सकते हैं। तो तुषार जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद। जी सभी को प्रणाम। जी, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते।